इससे पहले के वीडियो में दबाव समूह से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और मैंने आपको कहा था हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो दबाव समूह का राजनीति से संबंध है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि दबाव समूह का राजनीति से किस तरह का संबंध है। क्या ये डायरेक्ट राजनीति का हिस्सा होते हैं या केवल राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम दबाव समूह के लक्ष्य की बात करें और दबाव समूह के साधनों की बात करें तो ही हम स्पष्ट कर पाएंगे कि इनका राजनीति से किस तरह का संबंध है। क्या राजनीति और दबाव समूह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या राजनीति दबाव समूह को प्रभावित करती है या फिर दबाव समूह राजनीति को प्रभावित करते हैं? ये दोनों पक्ष हमने देखने हैं। तो अगर हम दबाव समूह के अंतिम लक्ष्य की बात करें, हम कहें कि उनका लक्ष्य क्या है, तो हम देखेंगे उनका लक्ष्य सीमित होता है। क्या सीमित होता है? किसी वर्ग विशेष से सीमित होता है या मुद्दे से सीमित होता है कि एक छोटे से मुद्दे तक या एक अपने मुद्दे तक, अपने संगठन तक ही जुड़ा होता है और वो राजनीति को प्रभावित तो करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति को प्रभावित करने के लिए तो बने ही हैं। राजनीति को प्रभावित करते हैं ताकि जो उनका अपना उद्देश्य है उसको वो पूरा कर सके। लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी करना या सरकार बनाना इनका लक्ष्य नहीं है, जैसा कि राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल का तो एक ही लक्ष्य होता है, सरकार बनाना, कि हम सरकार बनाए, हम चुनाव लड़े, हम संसद में बैठे, ठीक है, हम सरकार का हिस्सा बने, हम मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक दलों का लक्ष्य ये नहीं होता। उनका लक्ष्य होता है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। उसके लिए राजनीति को प्रभावित करना पड़े तो वो राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। तो राजनीति को प्रभावित करने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या क्या उनके साधन होते हैं, किस तरीके से वो देश की राजनीति को, देश की राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, उनकी गूंज कैसे संसद तक या विधानसभा तक जाती है। तो क्या तरीके हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जो पहला पॉइंट है कि वो राजनीति को प्रभावित करने का क्या तरीका है, वो अपनी बात को फैलाने का प्रयास करते हैं, व्यापक स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। कैसे? बैठक करेंगे, सम्मेलन करेंगे, सूचना अभियान चलाएंगे ताकि उनकी बात जनता तक भी पहुंच जाए, बाकी जनता तक, और सरकार तक भी पहुंच जाए। और जो आज के टाइम में सबसे बड़ा तरीका है उनकी बात उठाने का, वो है मीडिया। वो मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, अपना मुद्दा मीडिया में लेकर आएंगे, फिर मीडिया उनके मुद्दे को उठाएगी, क्या सही है क्या गलत है। और ये मीडिया तक बात जब आ जाती है तो वो बात सरकार तक अपने आप पहुंच जाती है कि किस ग्रुप की क्या मांग है। फिर वो अपना ध्यान खींचने के लिए एक तरीका और अपनाते हैं। मान लीजिए मीडिया में मुद्दा उठ गया तो भी उनकी बात नहीं सुनी गई, फिर वो उसके बाद जो हथकंडा अपनाएंगे अपना ध्यान खींचने के लिए, वो हड़ताल करेंगे, वो धरने करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे और किसी ना किसी तरीके से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। फिर एक तरीका और है जो कि आप कहेंगे एक तरह से वैधानिक तरीका है, लोबिस्ट की नियुक्ति। ये लोबिस्ट होता क्या है? वो लोबिस्ट अपने नियुक्त करते हैं। लोबिस्ट एक तरह से आप कह सकते हो उनका वकील है, एक पेशेवर व्यक्ति होता है। जो भी संगठन है, जिस भी मुद्दे से जुड़ा संगठन है, वो उस मुद्दे से संबंधित पूरा ज्ञान रखता है। ये व्यक्ति पेशेवर प्रोफेशनल व्यक्ति होता है ये, ताकि ये उनका पक्ष सरकार के सामने रख सके, उससे संबंधित सारी सही बातें बता सके, सरकार को प्रभावित कर सके। उसके बाद ये समूह क्या कोशिश करते हैं कि जो सरकार की बैठकें होती है, सरकार की समितियां होती है, उनका हिस्सा बन जाए। जो नीति बनाने वाली बैठक है, समितियां हैं, उनका हिस्सा बने और ये सरकार की नीति को प्रभावित करे। तो हमने देखा इनके क्या क्या तरीके हैं सरकार को प्रभावित करने का। पहला, ये किसी न किसी तरह सरकार तक अपनी पहुंच बनाते हैं। दूसरा, मीडिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा, ये धरने प्रदर्शन हड़ताल करते हैं। चौथा, ये लोबिस्ट की नियुक्ति करते हैं। और पांचवा, सरकारी समितियों या सरकारी बैठकों का हिस्सा होते हैं। तो ये 5 पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो राजनीतिक को प्रभावित करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अभी तो हमने केवल तरीकों की बात की, फिर राजनीतिक और दबाव समूह का आपस में सीधा सीधा संबंध है। वैसे तो हम कहते आए हैं कि राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है, केवल नीतियों को प्रभावित करते। मान लीजिए ये सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, मान लीजिए ये सरकार नहीं बनाना चाहते, लेकिन
जहां तक दबाव समूह है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीति भी दबाव समूह को प्रभावित करती है। बहुत सारे राजनीतिक दल सीधे सीधे दबाव समूह से जुड़े हैं। इसी के ऊपर बात करते हैं हम कि इनका डायरेक्ट संबंध क्या है, राजनीति कैसे प्रभावित करती है दबाव समूह को। क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही पूछा जाए कि दबाव समूह का राजनीति से क्या संबंध है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं या राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो दबाव समूह से कैसे जुड़ी हैं। तो जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी दबाव समूह हैं उनकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, राजनीतिक पक्ष होता है। वो किस पक्ष को मानते हैं। जो दबाव समूह है वो वामपंथी है, वो साम्यवाद को मानने वाले हैं, या वो मानवतावादी है, या वो स्त्रीवादी है। किस तरह के दबाव समूह है उनकी विचारधारा है, ये डिपेंड करता है फिर वो कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे। दूसरी बात, कई सारे दबाव समूह तो सीधे सीधे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं और राजनीतिक पार्टियां इनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसमें जब हम बात करते हैं छात्र संगठन की, आप देखते हैं जब छात्र संगठन के चुनाव होते हैं, स्टूडेंट्स के इलेक्शंस होते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता प्रचार करने आते हैं, जैसे NSUI, APVP, ये सारे के सारे किसी न किसी, जैसे ये आपका कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक दल है और ये आपका बीजेपी से जुड़ा हुआ एक दल है, तो इनका सीधा सीधा संबंध होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं राजनीतिक दलों की ब्रांच है। तो ऐसा नहीं है कि इनका आपसी कोई सीधा संबंध नहीं है, राजनीतिक दल भी इनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत सारे दबाव समूह तो धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां ही बन जाते हैं। मान लीजिए शुरू में उनका लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, वो चाहने लग जाते हैं हम सत्ता से बाहर बैठकर क्यों मांग करें, हम सरकार के सामने क्यों झोली फैलाएं अपनी बातों की मांग करने के लिए, या फिर हम ऐसा कोई काम क्यों ना करें कि हम ही सरकार का हिस्सा बन जाए, हम ही अपने पक्ष में नीतियां बनाएं। इसी तरह हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो धीरे धीरे राजनीतिक दलों में बदल गई। एक बहुजन समाजवादी पार्टी, ये बनी किस लिए थी, ये एक संगठन था, दबाव समूह था, जो दलित थे उनकी मांग उठाने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए ये दबाव समूह बना था। ये बाद में एक पार्टी बन गई। उसी तरह असम गण परिषद थी। असम गण परिषद असम में जो विदेशी आ रहे थे बाहर से, उनका विरोध करने के लिए बनी थी। ये बाद में वहां की क्षेत्रीय पार्टी बन गई। इसी तरह तमिलनाडु में DMK और AIDMK देखते हैं, ये वहां पर 1930 और 40 के दशक में समाज सुधार के लिए आई थी। एक नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, तमिलनाडु की पार्टी है ये। फिर आप पार्टी तो आपके सामने ही उदाहरण है कि एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, एक दबाव समूह था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहा था कि किसी तरह लोकपाल की नियुक्ति की जाए, ये किया जाए। लेकिन ये बाद में क्या हो गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर एक राजनीतिक पार्टी बन गई और आज आपकी दिल्ली में इसकी सरकार है। तो ये पार्टियां भी बना लेती हैं, पहले दबाव समूह होते हैं, धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों में बदल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के जो यंग लीडर्स होते हैं, युवा नेता होते हैं, वो दबाव समूह से आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भविष्य के नेता है वो यहीं पर पैदा होते हैं। भविष्य के नेता कहाँ पर पैदा होते हैं, दबाव समूह के अंदर पैदा होते हैं। तो हम देखेंगे कि राजनीति से जो इसके संबंध देखे हमने, उसमें हमने जो जो पॉइंट देखे कि इनका एक विचारधारा होती है, इनका राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, सीधे के सीधे एक ब्रांच होती है, बाद में राजनीतिक पार्टियों में बदल जाती है, और आने वाले युवा नेता जो देश को देते हैं वो दबाव समूह ही देते हैं। आप कह सकते हैं दबाव समूह हमारे देश की राजनीति का आधार तैयार करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, क्या ये जो दबाव समूह है ये लोकतंत्र के हित में है, क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है या लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। दबाव समूह जो है किसी एक वर्ग विशेष की बात करता है, किसी मुद्दे विशेष की बात करता है, जबकि लोकतंत्र किसकी बात करता है, पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। तो देखा जाए तो आपस में ये विरोधी है, एक सिर्फ एक सिंगल मुद्दे तक जुड़ा होता है, जबकि पूरा दूसरा है वो पूरे समाज तक जुड़ा होता है। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है, जबकि ये किसी एक वर्ग की मांग करते हैं, किसी एक वर्ग को ये दिया जाए, जबकि लोकतंत्र कहता है कि सबकी बात की जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये आपस में विरोधी हैं। सरकार की नीति को कोई एक पक्ष, कोई एक ग्रुप, एक समुदाय प्रभावित कर सकता है अगर उसके पास बहुत सारा जन समर्थन है या उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा धन है,
तो ये अपने आप में लोकतंत्र पर चोट पहुंचाता है कि कोई एक धनी ग्रुप या लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, वो इससे अलग है। ये लोकतंत्र के लिए जो दबाव समूह है ये बहुत जरूरी है। ये सरकार के ऊपर एक तरह से नियंत्रक का काम करते हैं, कंट्रोलर का काम करते हैं। सरकार को इनकी बात सुननी पड़ती है। जनता का डायरेक्ट सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर हम देखें तो लोकतंत्र की वास्तविकता ही इसी में है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र का विस्तार करते हैं। क्योंकि जब किसी समाज में बहुत सारे समूह होंगे तो कोई एक ऐसा ग्रुप जिसके पास ज्यादा लोग हैं, कोई एक ऐसा ग्रुप जिसके पास ज्यादा धन है, वो सरकार को प्रभावित नहीं कर पाएगा और ना ही सरकार को खरीद पाएगा। सरकार के ऊपर सबका दबाव रहता है, इसलिए सरकार मजबूर हो जाती है जन कल्याण के लिए कि वो सबके लिए काम करे, क्योंकि जिसके लिए काम नहीं करेगी वो ग्रुप अपने लिए मांग उठाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो सभी को अपनी बात कहने की आजादी है, सभी को अपनी बातें मनवाने की आजादी है। तो जो दबाव समूह है लोकतंत्र के इस भाव को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं कि यहाँ सबको आजादी है अपनी बात रखने की, अपने पक्ष में बोलने की। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अवसर मिलता है। अगर हमारे यहाँ दबाव समूह की स्वतंत्रता है तो जो अल्पसंख्यक है वो भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और जो सबसे मेन पॉइंट है, दबाव समूह जनता के बीच में और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, एक चैनल का काम करते हैं। दबाव समूह से ही पता चलता है जनता क्या चाहती है, कोई खास वर्ग क्या चाहता है सरकार से, और सरकार अपनी नीतियां उसी हिसाब से बना लेती है। इसलिए सरकार के लिए सामने नीति निर्देश का काम करते हैं, एक तरह से नीति बनाने में गाइडेंस देते हैं सरकार को किस ग्रुप के लिए, किस खास समुदाय के लिए क्या नीति बनानी चाहिए। चलिए फटाफट दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, उसके बाद आंदोलनकारी समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आंदोलनकारी समूह हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, इनके लक्ष्यों में अंतर होता है। राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, सरकार बनाना। दबाव समूह का लक्ष्य होता है कोई एक मुद्दा, ठीक है। इनका राजनीति में भागीदारी के तरीकों में अंतर होता है। दबाव समूह राजनीति में सीधे सीधे भागीदारी नहीं लेते, प्रत्यक्ष भागीदारी किनकी होती है, राजनीतिक दलों की, और जबकि अप्रत्यक्ष भागीदारी किनकी होती है, दबाव समूह की। साधनों में अंतर है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं, भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं, जबकि इनके अन्य साधन होते हैं हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना, सूचना इकट्ठी करना, सूचना पहुंचाना। दबाव समूह जो होता है वो संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल केवल संगठित होता है। जब वो संगठित होगा तभी वो पार्टी बनेगी। दबाव समूह एक सीमित समय तक होते और एक सीमित उद्देश्य तक होते हैं। जब इनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं। उदाहरण का अंतर हम देख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों के उदाहरण दे देंगे और दबाव समूह के उदाहरण दे देंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आंदोलनकारी समूह और दबाव समूह में अंतर। आंदोलनकारी समूह जो होते हैं वो स्वतःस्फूर्त होते हैं। कोई खास मुद्दा जब समाज में उठ जाता है तो उसके खिलाफ जब जनता खड़ी होती है तो वही आंदोलन कहलाता है, जबकि दबाव समूह संगठित होते हैं किसी एक विशेष मुद्दे के लिए। इनके संगठन में अंतर होता है। जो आंदोलनकारी समूह है उसका संगठन ढीला ढाला होता है, ना के बराबर होता है। एक कोई भी नेता बन जाता है उनके बीच से, स्वतःस्फूर्त जनता के बीच से, जबकि इनका संगठन मजबूत होता है, व्यापक होता है, व्यवस्थित होता है। इनका अपना नेता भी होता है, इनकी अपनी प्लानिंग भी होती है, अपना ऑफिस भी होता है, सब कुछ होता है इनके पास, अपने आप में संगठित होते हैं। आंदोलनकारी समूह के जो फैसले होंगे वो अनौपचारिक होते हैं, मतलब ऐसे ही ले लिए जाते हैं बिना किसी रणनीति के, जबकि दबाव समूह के फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, क्या साधन और क्या रणनीति अपनाती है। आंदोलन तो जो होता है चलता किसी दिशा में और किसी और दिशा की ओर मुड़ जाता है, जबकि दबाव समूह की जो नीति है वो रणनीति है, वो सोची समझी होती है कि उनको किन किन तरीकों पर काम करना है। अगर ये तरीका सफल नहीं हुआ तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नहीं सफल हुआ तो तीसरा क्या होगा। इस तरह जो फैसले लिए जाते हैं सोच समझ कर लिए जाते हैं। आंदोलनकारी समूह कुछ ऐसे होते हैं जो अल्पकालीन मुद्दों को उठाते हैं
और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और पूरी जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जैसे पर्यावरणवादी आंदोलन। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में जो सामने आया है वो बामसेफ है। बामसेफ क्या है? ये इस तरह का संगठन है जो स्वयं के हित के साथ साथ तो अन्य के हित की भी बात करता है। ये एक ऐसा दबाव समूह है जो वर्ग विशेष के मुद्दों के साथ साथ समाज से भी जुड़ा है। एक तरफ ये वर्ग विशेष से जुड़ा है, दूसरी तरफ ये पूरे समाज से जुड़ा है। ये इस तरह का संगठन है, इसकी हमने बात करनी है बामसेफ की। बामसेफ है क्या? वैसे तो ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है बामसेफ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये इसका नाम है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बामसेफ क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। कौन से एम्प्लॉयज का, कौन से कर्मचारियों का संगठन है ये, जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी क्लास से संबंधित है। तो ये इन कर्मचारियों की बात तो करता ही है, साथ में ये समाज में जो भेदभाव होता है उसको दूर करने की बात करता है और सामाजिक समानता की बात करता है। तो इस तरह से ये एक वर्ग विशेष मतलब सरकारी कर्मचारी की बात करता है, दूसरी तरफ ये पूरे सामाजिक समानता की बात करता है। तो ये एक अलग तरह का आपका दबाव समूह है। तो इस चैप्टर में यही कुछ क्वेश्चन थे आपके, दबाव से समूह से संबंधित, दबाव समूह की परिभाषा, दबाव समूह की विशेषताएं, फिर दबाव समूह का विभाजन किया 2 भागों में, वर्ग विशेष, जन सामान्य। और उसके अलावा दबाव समूह का राजनीति से संबंध क्या है, क्या क्या तरीके अपनाते हैं दबाव समूह अपनी बात को उठाने के लिए, क्या वो लोकतंत्र के लिए उचित है या लोकतंत्र के वो खतरा है। फिर दलों में अंतर, दबाव समूह में अंतर। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो अपने आप में इम्पोर्टेंट थे। आप वीडियो को सुनेंगे, 1 बार नहीं 2 बार सुनेंगे तो आपको हो सकता है इनके पॉइंट इस हद तक याद हो जाए कि आप पेपर में कुछ न कुछ लिखने में कामयाब हो जाए। आपने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।